सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या होता है, ऐवान में किस तरह पेश आना है, इसके लिए हमारे अवामी नुमाइंदों को थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी तरबियत की ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ कल कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान ने किया वो कहीं से भी महज़िब माशरे के तहजीब याफ्ता लोग नहीं लग रहे थे। जिस मुल्क रियासत और धरती को माँ का दर्जा दिया जाता हो और उसी रियासत के सबसे मुक़द्दस ऐवान में माँ बहन की गालियाँ दी जाएँ, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने कायदीन की हुर्मत को आइन, कानून, अखलाकी अक़दार से ज़्यादा अहमियत देने लगें, जब समाजी, इस्लामी और अखलाकी अक़दार पसे पुष्ट डाल दिए जाएं, जब किताबों को हथियार समझकर एक दूसरे के मुंह पर मारा जाए, जब कानून बनाने वाले खुद ही कानून से बालातर हो जाएं, जब ऐवान के तकद्दुस का एहतराम करने वाले ही मुक़द्दस ऐवान की बेहुरमती पर उतर आएं, वो ऐवान जहां 60 नशिस्तें इसलिए मखसूस की गई हों कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हासिल रहे और फिर उसी ऐवान में माँ बहन की गाली देकर ख़वातीन की बेहुरमती की जाए, और जब इससे भी दिल ना भरे तो खातून रुकने असम्बली की आंख फोड़ दी जाए, तो अवाम ये कैसे मान लें कि ऐसे मकाम पर उनके मसाइल हल होंगे। कल जो कुछ असेंबली में हुआ, ऐसा लग रहा था ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं बल्कि किसी सड़क पर लड़ने वाले आम आदमी हैं। लेकिन सड़क पर लड़ने वालों को, झगड़ने वालों को तो पुलिस फौरन पकड़ लेती है, उन्हें लॉकअप कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, मुकदमा भी फौरन दर्ज हो जाता है। लेकिन जो ऐवान पब्लिक के टैक्स के पैसों से चलता है, वहां लड़ने, झगड़ने, गालियां देने वालों पर स्पीकर ने सिर्फ चंद दिन दाखिले पर पाबंदी लगा दी, मतलब उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये तो हजारों लाखों लोगों की रहनुमाई करने वाले अवामी नुमाइंदे हैं और इन पर तो कानून की अमलदारी ज्यादा सख्त होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में भी इसी तरह के झगड़े होते रहे, लेकिन बस चंद दिन की पाबंदी लगाकर कार्रवाई की रस्म पूरी कर दी जाती है। उन अदवार में क्या कुछ होता रहा, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। उसी तरह से जैसे कल असद कैसर साहब बेबस नजर आ रहे थे, किस तरह वो बेबस थे, क्या उनकी बेबसी का आलम था, लेकिन आज जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले तो एकदम उनके पास उस मुलाकात के बाद इख्तियार आ गया। पहले उनकी कल की बेबसी देख लें। तो कार्रवाई को मौखर करने के अलावा शायद स्पीकर के पास कोई इख्तियार था ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब बार बार याद दिला रहे थे कि आप स्पीकर हैं। कल जो कुछ हुआ शायद ये अचानक नहीं हुआ, क्योंकि इसके इशारे तो पहले ही मिल चुके थे, जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कुछ दिन पहले स्पीकर से बदतमीजी कर चुके थे और उन्हें जूता मारने की धमकी भी दी थी। क्या कहा था उन्होंने, जरा ये देखिए। तो कल के इस हंगामे में हुकूमती रुकन मलिका बुखारी जख्मी हुई, लेकिन पाकिस्तान में ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो असेंबली में डिप्टी स्पीकर जैसी अहम शख्सियत को कत्ल भी किया जा चुका है। और ये उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 21 सितंबर 1958 को मशरकी पाकिस्तान की बंगाल असेंबली में यह वाक़या हुआ, जब बंगाल असेंबली के स्पीकर अब्दुल हकीम ने खुसूसी रोलिंग से 6 हुकूमती अरकान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया, जिस पर मुअत्तल होने वाले अरकान ने पेपर वेट से स्पीकर पर हमला कर दिया। थोड़ी सी पिटाई के बाद ही स्पीकर असेंबली तो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए और उनकी जगह डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी ने संभाल ली। मुअत्तल होने वाले हुकूमती अरकान गुस्से में थे। उन्होंने स्पीकर अब्दुल हकीम को पागल करार देने के लिए असेंबली में करारदाद पेश की, जो डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी ने फौरन ही मंजूर कर ली। इस करारदाद के मंजूर होते ही अपोजिशन अरकान मुश्तइल हो गए। माइक्रोफोन उखाड़कर स्पीकर डाइस पर वो चढ़ गए। शाहिद अली पटवारी पर उन्होंने हमला किया, इस कदर तशद्दुद किया कि वो शदीद जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल हुए और 2 दिन बाद इंतकाल कर गए। होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़ये के बाद ऐसी कानून साजी होती कि असेंबली का माहौल ख़राब करने की किसी में होती, लेकिन इस वाक़ये के 63 साल बाद यानी आज भी आज के वज़ीर आज़म सिर्फ हिदायत ही दे रहे हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कानून साजी की जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 63 साल में ना हो सका, मौजूदा हुकूमत अपने 3 साल में जो ना कर सकी, वो अब कैसे हो जाएगा? और शायद इसका जवाब यह है कि मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे। बहरहाल जो भी हुआ, जिसने भी शुरू किया, जिसकी तरफ से भी आगाज़ हुआ, वो भी गलत था, जो रिएक्शन में हुआ वो भी गलत था। और अब 7 अरकान पर पाबंदी लगा दी गई है। शेख रोहेल असगर उनमें से एक हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब शेख साहब, ये पहले तो आज आपने जो गालियों की तौजीह पेश की कि ये पंजाब का कल्चर है, ये अपने उस बयान पर आप वाकई कायम है? ये पंजाब का कल्चर है कि गुस्से में आए और जो मुंह में आए वो कह दें? आप मुझे एक बात बताएं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मैं अक्सर आपके देखता हूँ जो लोग आपके जाते हैं ना कैमरा लेके
लोगों से उनके हवाल चाल पूछने के लिए, उनके हालात पूछने के लिए, तो आगे से किस किस्म की गुफ्तगू मिलती है आपको सुनने में, आपको अंदाजा नहीं। लेकिन मेरे में और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सच बोल देता हूँ, आप सच सुनते नहीं है ना, आप सच सुनते हैं ना आप सच बोल सकते हैं, इसलिए कि आपका तो मतलब है ना एक क्या कहते हैं काम ऐसा है कि आप बैठ के यहाँ पे सूट वूट पहन के इस किस्म की बात तो नहीं कर सकते ना। फिर वो एक ऐसा है आपके मुआशरे में। शेख साहब, जो मिसाल आप दे रहे हैं, अगर कोई एक मिसाल आप कोट कर सकें, किस एंकर को, किस सहाफी को आपने कैमरे के सामने इस तरह गालियां देते हुए सुना है? आप लोग के मनासिब तो सब कल पूरी दुनिया ने देखे। मुझे अब कोई आएगा ना, कोई क्लिप आएगा तो मैं आपको जरूर इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। सर क्लिप तो चले, वो तो वायरल किया जाता है या होता है, ये तो कल जो कुछ हो रहा था तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त चल रहा था, लाइव चल रहा था। कर रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ कि पहली बात तो ये है कि ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हुकूमत का काम होता है बर्दाश्त करना, ऑपोजिशन का काम है आप पे तनकीद करना। अच्छा। और बिलखुसूस जो बजट इजलास होता है उसमें हुकूमत तो बिल्कुल तहम्मुल से बातें सुनती है ऑपोजिशन की और नोट्स लेती है। सही। इवन उनके अपने अरकान जो हैं वो अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है इस बजट के दौरान, जो अपने बयान करते हैं। अच्छा, उस पर हुकूमत और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आपके नोट्स लेती है कि कहीं ऐसी बात जो आपके फायदे में हो, जो सूदमंद हो, जो अवाम के फायदे में हो, उसको नोट करते हैं और उसके कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश करते हैं। सही। ऐसा मैंने अपनी पार्लिमानी लाइफ में मैंने पहली दफा देखा है कि अपोजिशन का किरदार जो था वो ट्रेजरी बेंचेस से हो रहा था। अच्छा, दूसरी एक और आप ये देख लीजिए कि ट्रेजरी बेंचेस से अगर कोई फर्द वाहिद करता है या कोई मेंबर करता है तो ये आप उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, आप उसको हाइड आउट कर सकते हैं कि ये उसका जाती मसला था। यहाँ तो वो नहीं था, यहाँ तो बाकी वुज़रा जो थे वो जो कुछ कर रहे थे, मेरे ख्याल में शायद आपने खुद देखा होगा। तो शेख साहब चलें आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त एज इट इज मान लेते हैं। तो अगर वो लोग गलत कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो अपोजिशन मिसाल कायम कर सकती थी, उनको एक्सपोज कर सकती थी तहम्मुल का मुजाहरा करके। मैं गुजारिश करता हूँ, अब आप देखें, बात यह है कि जब आप अपने लीडर को जब आपने उन पे हमला करने की कोशिश की, आपने एग्रेशन शो की, तो मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने लीडर को हिसार में ले लिया। सही। कि ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बावजूद भी उन पे किताबें उछाली गई, कापियां उछाली गई उनके ऊपर। तो आप क्या समझते हैं, फिर उसके बाद किसी का खामोश रहना, उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं होता? एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, एक बात। दूसरा, आप ये देख लीजिए, आप पूरी अपनी कोशिश कीजिए कि मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, जैसे मुझे उन्होंने मेलाइन करने की कोशिश की, तो मुझे फुटेज में दिखा दीजिए कि मैंने यहाँ पे कल फ्लोर ऑफ द हाउस या असेंबली के अंदर या असेंबली के निकल के मैंने कोई गाली निकाली हो। मैं तो रेस्क्यू कर रहा हूँ। अच्छा। और आपने मुझे उसमें बलवस कर दिया। शेख साहब, असेंबली के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उसमें आपने कोई गाली नहीं दी? नहीं, मैं यार अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं अपने मुतालिक। ये नहीं कि मैं आपसे कुछ मुझे हासिल करना है तो बात कर रहा हूँ। मैं अगर गलती करता हूँ तो मैं उसको ओन करता हूँ, डिसोन नहीं करता, मैं ओन करता हूँ। शेख साहब, हमें हैरत इसलिए हो रही है कि आप तो बहुत ठंडे मिजाज के हैं। आप तो गुफ्तगू करते हुए आपकी गुफ्तगू में बड़ा ठहराव होता है। मेरे जैसा आदमी जो पिछले 13 साल से आपके टॉक शोज में बात करता, अब तो मैंने जान छोड़ दिया। वो सिर्फ उसकी वजह यही है कि अब जो दलीलें खत्म हो गई हैं, अब बदतमीजी शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरा इमेज बना था वो इमेज खराब ना हो, वापस चला जाए। लेकिन शेख साहब, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जब पहली तकरीर और वोट अभी उन्होंने एतमाद का वोट लिया, उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की वो भी उन्हें अपोजिशन की जानिब से नहीं करने दी गई। कुछ दिन पहले स्पीकर के सामने खड़े होकर शायद खाकान साहब उनको जूता मारने की धमकी दे रहे थे। उनको जूता मारने की धमकी। आपने मेरे ख्याल में मेरी बात को सुना नहीं, और सुनने के बाद आपने शायद अपनी कानों से बात निकाल दिया। अच्छा, ऑपोजिशन हमेशा से तनकीद करती है, हमेशा उन बातों को उजागर करने की कोशिश करती है जो अवामी हक में नहीं होते, तो उसको बर्दाश्त करना हुकूमत का काम होता है। लेकिन सर, आप तनकीद, गालियों और जूते मारने की धमकियों को आप मिक्स कर रहे हैं। मेरी जान, मैं यही तो आपको अर्ज करने जा रहा हूँ कि जूते मारने की सियासत भी हुकूमत ने शुरू की, स्याहियां डालने की रवायत भी हुकूमत ने डाली,
और कंटेनर के ऊपर चढ़ के लोगों की इज्जत को उछालना भी हुकूमत ने शुरू किया। अब आप मुझसे क्या क्या सुनेंगे और मैं कहाँ तक आपको तो शेख साहब, इसका मतलब हुकूमत अगर कोई भी गलत अमल करेगी तो अपोजिशन उस गलत अमल को दोहराएगी। बता मैं उसको आपको वो शीशा दिखाऊंगा, वो तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि मैं आपको शीशा दिखाऊंगा आप ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल मुस्तकिल वो काम किए जाएंगे तो फिर मैं रोकना तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं कि मैं चुप करते हूँ। शेख साहब, एक इस तरह हम सुनते हैं कि ऐवान का तकद्दुस, ये मुकद्दस ऐवान, फिर इसको ये मुकद्दस ऐवान तो नहीं कहा जाए ना? किसका फर्ज है? ये स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, कस्टोडियन हाउस वो है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हाउस को लेके चले साथ और हाउस का तकद्दुस का कायम रखेंगे। जब स्पीकर को जब सामने खड़ा करके जूता मारने की धमकी दी जाएगी, आप बात सुन लें, वो इस किस्म की शख्सियत है कि जिसको ये इल्म नहीं है कि उसके दायरा इख्तियार में नहीं है किसी मेंबर को उस हाउस से निकालने का। वो रेजोल्यूशन पेश करेगा हाउस के अंदर, तब हाउस उसका फैसला करेगा। और एक और बात, अगर आप मेरे खिलाफ को कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे बुला के पूछे तो सही, मुझे बुला के बताएं तो सही। तो शेख साहब, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी ज़ाहिर है इस मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं। कल और आज असेंबली में जो कुछ हुआ है, अब आपके अपने दौर के कुछ मनाजिर हमने भी निकाले हैं, ज़रा वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, फिर जानते हैं कि उस दौर में भी क्या पूरी जिम्मेदारी नून लीग की हुकूमत पर थी, क्योंकि उस वक्त भी स्पीकर मौजूदा स्पीकर की तरह बेबसी दिखाई दे रहे थे। ज़रा मनाजिर दिखाइएगा थोड़ा। 28 जनवरी 2017 के ये मनाजिर हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ये तमाम लोग देख रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये अपोजिशन और हुकूमत के लोग किस तरह आपस में गुत्थम गुत्था हैं। शहरियार आफरीदी, जावेद लतीफ़ और कई अनगिनत ऐसे नाम हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी गुजरा हैं और इस वक्त अपोजिशन के बड़े अहम रहनुमा हैं। उस वक्त वो लोग अपोजिशन में थे और नून लीग वाले हुकूमत में थे, लेकिन जो कुछ कल हुआ है उससे भी बढ़कर ये मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि हाथापाई उसी तरह से हो रही है। उसी तरह से सार्जेंट आकर, जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मामूर होते हैं, वो आकर ये बीच बचाव करा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को छुड़ाया गया है। शहरियार आफरीदी उस वक्त आप देखें किस तरह से ये गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं, गालियाँ भी दी जा रही हैं। ज़ाहिर है वो गालियाँ इस वक्त कभी भी टीवी स्क्रीन का भी एक डेकोरम होता है, वो आपको सुनवाई नहीं जा सकती। तो शेख साहब, ये सूरत हाल आपने देखी है, ये इसकी जिम्मेदारी किस पर? नून लीग पर आयद होती है? जिस तरह आपने अभी कहा कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, उसका काम होता है असेंबली के डेकोरम को कायम रखना। तो शेख रोहेल असगर साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी है। ज़ाहिर है सवाल का जवाब शायद उनके पास होगा नहीं या वो देना नहीं चाह रहे होंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी गालियों की तौजीह पेश की है। तो पंजाब का कल्चर है। बहरहाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, ये शेख साहब ने तो शेख रोहेल असगर साहब ने पूरी जिम्मेदारी कल की स्पीकर पर और हुकूमत पर आयद कर दी है। आपकी सोच भी यही है कि ये तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, इसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं था? चाहे रिएक्शन के तौर पर ही अपोजिशन ने रिएक्ट किया, गालियाँ दी, किताबें उन्होंने भी मारी हैं खींच कर हुकूमती अरकान को, वो अमल गलत नहीं था, सिर्फ हुकूमत का अमल गलत था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें पहली बात तो ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए जब कोई आई विटनेस होता है, वहाँ पर किसी की मौजूदगी होती है, तो ये पता पड़े कि किसने गालियाँ दी, किससे स्टार्ट हुआ, ये तो सारी इंक्वायरी होगी तो बाद में पता पड़ेगा। मगर इशू ये है कि कस्टोडियन ऑफ हाउस जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इस तरह का कोई माहौल बनता है, अगर उन्होंने एक ऑर्डर किया वहाँ पर सार्जेंट्स को, उनका क्या रोल था? आप देख रहे थे कि वो किस तरह अपने बेचारे बेबस थे और जब वज़रा कुर्सियों पे खड़े होके, डेस्क पे खड़े होके और इस तरह पथराव कर रहे हों जैसे कोई हंगामा आ रही हो जाती है कहीं, या क्लास में कोई झगड़ा होता है, फिर वो सारे स्कूल का ग्राउंड जो है या सिनेमा के अंदर जब झगड़ा हो जाता है, तो इस तरह का माहौल जो है कल मनाजर देखने में आए। शेख रोहेल साहब ने तो तमाम जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर डाल दी। बात ये हो रही है कि चलें हुकूमत ने शुरू किया, उनकी बात को अगर बिलफर्ज हम सच मान भी लें, आपकी बात को भी हम मान लें कि हुकूमत ने शुरू किया, रिएक्शन जो वहाँ से आया क्या वो किसी तौर पर कम था? शेख रोहेल असगर साहब, अली गौर साहब, फिर आगा रफीउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी तो वही कुछ हुआ जो कि हुकूमती लोग कर रहे थे। मैंने ये कत्तन नहीं कहा कि स्टार्ट किस साइड पे हुआ। झगड़ा हो गया तो दोनों साइड से किताबें जो हैं चल रही हैं, और जो अफसोसनाक है, मैं दोनों साइड से अगर बुक फेंके गए हैं तो उसको अफसोसनाक करार दे रहा हूँ ना। मैं तो दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो ऐवान के तकद्दुस की बात कर रहा हूँ और उस कस्टोडियन ऑफ हाउस की बात करता हूँ कि एक स्पीकर नेशनल असेंबली जब इस तरह बेबस होंगे या एक साइड ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह की, इससे पहले भी क्या हुआ, कमेटी बनी जी, इंक्वायरी होगी जी, जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। हुआ क्या? जब आप कोई पनिश नहीं करेंगे
तो इस तरह का माहौल है। और खुदा ना खास्ता आगे चल के, हाँ हम मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे महज़ब ममालिक की असेंबली, आजिज साहब, जाहिर है ये सजा तो उसी वक्त हो सकती है कि जब इसका कोई कानून मौजूद हो। आजिज साहब, जाहिर है चूंकि कानून साजी आप ही लोग की नज़र से होकर गुजरती है, आप ही लोग की जिम्मेदारी है, तो कोई कानून ऐसा मौजूद है कि जिसके ज़रिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके? अभी सड़क पर जिस तरह आपने मिसाल दिया, सिनेमा की मिसाल दी, वहाँ पर कोई झगड़ा होता है, फ़ौरन पुलिस उन लोगों को पकड़कर लॉकअप कर देती है, बंद कर देती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR कट जाती है। ये इन वफाकी वज़रा के खिलाफ या अपोजिशन के इन सीनियर लीडर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह की हो सकती है? देखें, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं और अगर इस तरह की सूरत हाल में मैं खुद भी पाया जाता तो मैं खुद मुतालबा करता कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस पॉइंट पे हमें सियासत के नजर नहीं करना चाहिए। ये ऐवान है और इस ऐवान को हम कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो सवाल है कि कार्रवाई होनी क्या चाहिए? स्पीकर ने तो कार्रवाई कर दी, चंद दिन की पाबंदी लगा दी, ये भी कार्रवाई है। कार्रवाई होनी किस शिद्दत की चाहिए? जिस शिद्दत का अमल है उसी की, या फिर ये छुट्टी दे दी कि आप 3 दिन या 4 दिन या 1 दिन ना आए? इस सारी सिचुएशन का जो जिम्मेदार है वो मेरे ख्याल में स्पीकर नेशनल असेंबली है, जो अपने टेन्योर में ये इस तरह की रिहर्सल होती रहती है ऐवान में। इससे ज़्यादा भी एक दूसरे से गाली गलोच होती रही है, मगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं दिखाया गया। अब मैंने जैसा कहा कि स्पीकर साहब ने तमाम जो सिक्योरिटी अमला था उनको कहा कि बीच बिचाव कराए, वो क्या कर रहे थे? उनके फुटेजेस आप देख रहे हैं, किसी को वो पकड़ने की जहमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये वजीर साहब हैं, मुराद सईद साहब, और ये इस तरह पथराव कर रहे हैं जैसे कोई कॉलेज का बच्चा कर रहा है। तो कभी कभी आपको सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि इस ऐवान में मैं वजीर भी हूँ, बहुत सारे और वजीर भी थे, मगर कुछ वजीरों ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि स्पीकर साहब खुद बेबस हैं, और जो स्पीकर साहब हुकूमत की पर्ची पे काम चलाए। अब आजिज साहब, ज़ाहिर है हुकूमती वजीरों का जो अमल था, हो सकता है, इसलिए कानून साजी की जरूरत है। वजीरों के एटीट्यूड का जवाब लेते हैं। आखिरी बात, तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेस को, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज को इस बात पे सीरियस होना चाहिए, स्पीकर को रोल पे ले करना चाहिए कि आइंदा अगर इस तरह का कोई वाकया आया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो अल्लाह माफ करे, से ज्यादा की सूरत हाल खराब हो। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हलीम साहब, अब ये उस दिन जो कुछ हुआ था सिंध असेंबली में, आपके लोग MPA जिस तरह बाजे बजा रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, वो तो एक तरफ, लेकिन जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ वो तमाम हदें ही पार हो गई, गालियाँ दी जा रही हैं, मुक़द्दस किताबों को एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। ये किस तरह से आप लोग जस्टिफाई करेंगे इस पूरे अमल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई तो हो नहीं सकता ये अमल, और बड़ा अफसोसनाक अमल है, बड़ा काबिल मजम्मत अमल है। लेकिन पहले ये भी देखा जाए कि स्टार्ट किसने किया, क्यों किया। अली गौहर बलोच के नारे आपने सुने, किसने इंस्टिगेट किया, किसने किस्से को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बड़ा अफसोसनाक अमल है और इन आइंदा होना चाहिए, और इसके ऊपर कोई बैरियर लगना चाहिए। इस पर कोई स्पीकर साहब को कोई मिल बैठ के कोई बात करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसको देखा जाए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैं कल का जो कुछ हुआ हमें बड़ा अफसोसनाक है, हमें उसमें खुशी नहीं है और लाजिम बात है। लेकिन वो लोग जो इंस्टिगेट करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, जो गालियां देते हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। उसके बाद फिर लाजिम बात यह है कि जो फिर मैदान जंग बन गया, उसमें बहुत कुछ हमें देखने में आया और वन साइड स्टोरी ज्यादा ही। लेकिन स्टार्ट हुआ अली गौहर बलोच से, हमारी खवातीन के आंखों पर जख्म आए, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हम समझते हैं कि आइंदा इसको नहीं दोहराया जाना। सही। और हलीम साहब, जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे उस वक्त ज़ाहिर है ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, उनको बजट नहीं पेश करने दिया जा रहा था। आपकी नज़र में वो अमल भी गलत था कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का? देखिए, दो किस्म के अमल होते हैं। एक अमल होता है कि ये है पुराना होता है कि कोई बजट पेश करे, कोई तकरीर करे, उसके ऊपर नो के, नामंजूर के नारे वगैरह लगते हैं, अपनी सीटों पे से लगते हैं। अगर कोई अपनी सीटों पर, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो असम्बलियाँ इसलिए होती हैं कि वहाँ सुनना चाहिए और वहाँ उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हालात इस जगह पहुँचा दिए जाते हैं। मैं आता हूँ सिंध असम्बली की मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ मैं पहले आ रहा हूँ आपसे, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक खातून MPA को इन्होंने भेजकर हमारे MPA को थप्पड़ लगवाया और सिंध असेंबली में 5 छिछोरे बैठे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, गंदी गंदी गालियां देते हैं अपनी सीटों पर बैठ के, गंदी गंदी फौश गालियां देते हैं वो लोग। और आपने देखा कितनी दफा
सिंध असम्बली में बॉक्सिंग की गई, कितनी दफा मार कुटाई की गई, कौन कौन इनके 5-6 लोग हैं, क्या कुछ सिंध असम्बली के अंदर नहीं हुआ है। खातून है, दूर से वहां से उठा के उन्होंने पहले एकदम माइक फेंक के मारा था, उसके बाद अभी कोई 10 रोज पहले पिछले सेशन में हमारे एमपी शहजाद कुरैशी के मुंह पे लाके थप्पड़ मारा था। इनके 5 लोग हैं जिनको मैं 5 छिछोरों के नाम से गिरदारता हूँ, वो फौश गालियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं। वो चूंकि माइक बंद होता है हमारे कानों तक आ जाती तो हलीम साहब फिर इसीलिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी रिएक्शन के तौर पर फिर वो थप्पड़ पड़वाए गए जो टीवी टॉक शो के दरमियान पड़े। देखिए बात यह है कि अगर किसी के बाप को गाली दोगे, असूली तौर पे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ किसी को वहां तक नहीं जाना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दामरा साहब, अब ये गालम गलोच का ये कल्चर फिर ये ख़त्म कैसे होगा? ये गालियाँ दी जाती हैं, उसके जवाब में फिर तशद्दुद किया जाता है, फिर उसको उस गाली की वजह से जस्टिफाई भी किया जाता है कि वो अमल सही है, फिर तो ये चीज़ें, ये तशद्दुद का आंसर बढ़ता ही जाएगा हमारे माशरे में, टीवी टॉक शोज़ में, असेंबलियों में। देखिए अभी आपने पीटीआई का रवैया देखा ना, मेरी गुफ्तगू में मैंने कहीं भी उनको इंडिविजुअल तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जो फुटेजेस थे मैंने उस पर तबसरा किया। मगर शेख साहब कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब के इनके 5 छिछोरे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास आपके बकौल 5 छिछोरे हैं, आपकी पार्टी सारी छिछोरी है। मतलब आप टीवी टॉक शोज़ के अंदर भी ये बात कर देते हैं, और फिरदौस आशिक ऐवान को हलीम आदिल शेख साहब ही डिफेंड कर सकते हैं, इनका कोई दूसरा और रुकन शायद डिफेंड कर सक रहा हो। मगर इस पार्टी के अंदर इस तरह की मूवमेंट पे सीवी बनती है, इनको शाबाशी मिलती है। इनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार आप कहते हैं कि आपका रवैया ख़राब है, अगर हम रवैया ठीक करें तो हमारी सीवी अच्छी नहीं होती इस पार्टी के अंदर। तो बड़ी मादरत के साथ कि सिर्फ मेरे 5 अराकीन को छिछोरा कहा गया, मगर मैं कहता हूं कि आपके पास 5 लोग अगर अच्छे मिल जाएं, उंगलियां जो हैं हाथ में उतनी गिनती कर दें, तो ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि शफकत महमूद साहब का भी रवैया अगर इस तरह का हो तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इनकी पॉलिसी पे, अगर कादिर मंदोखेल के थप्पड़ पे शेख साहब कह रहे हैं कि मैं भी होता तो थप्पड़ मारता, और आप ये जस्टिफिकेशन तो दें कि कौन किसको चोर कर रहा, मतलब उसने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। इसी मोहतरमा ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्या रवैया अख्तियार किया था, सारी सोसाइटी उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ खड़ी हो गई थी। अगर उसको आप डिफेंड करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है और वो आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए छिछोरी पार्टी की सीवी अगर इस तरह होगी और हलीम आदिल शेख साहब अगर उस थप्पड़ को सही करार देंगे, तो नेशनल असेंबली में भी इस तरह के वाकयात होंगे। जहां तक आपने सवाल किया कि बजट के दिन अपोजिशन ने एहतजाज किया, क्या वो महज़ब एहतजाज नहीं था कि अपनी सीटों पे खड़े होकर आवाज दी? उसके पीछे जो खवातीन बैनर लेके खड़ी हुई थी, इनकी खवातीन ने क्या किया? सिंध असेंबली में आपका कोई एक बैनर किसी ने फाड़ा? आपने तो उन खवातीन पे जाके फिजिकली लड़ाई की और उनके बैनर छीनने की कोशिश की, और ये दावत दी कि उस दिन भी ये झगड़ा होना चाहिए। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो तजावुजात के खिलाफ कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन हो रहा है, इसमें ज़ाहिर नुकसान तो सिर्फ आम लोगों का हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 13 साल से ये इसकी जिम्मेदार है, या जो कराची शहर की सबसे ताकतवर जमात MQM हुआ करती थी वो उसकी जिम्मेदार है? अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक वक्त था जब कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। नए दिन का सूरज निकलने से पहले ही सारी कच्ची पक्की सड़कें धुल जाया करती थीं, साफ हो जाया करती थीं। बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही शहर का सारा कचरा भी उठा लिया जाता था। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी इस शहर में हुआ करते थे। स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े ग्राउंड थे, तफरी के लिए कुशादा पार्क्स यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन अब कराची वाले ये शिकायत करते हैं कि शहर में खुली जगह ही नहीं रही। हर जगह कब्जा माफिया ने तजावुजात खड़ी कर रखी हैं। जहां पर पार्क हुआ करते थे वहां अब प्लाजे बन गए हैं, चाइना कटिंग हो गई है। इंक्रोचमेंट रोकने वाले अब खुद ही फुटपाथों पर इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं। नालों पर बनी तजावुजात की वजह से पिछले साल बारिश ने जो तबाही मचाई वो सबको आज भी याद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में कायम तजावुजात के खिलाफ होने वाले केसेस की समाअत के लिए वो अब कराची में ही मौजूद हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कमिश्नर कराची को शाहराह फैसल पर बने अनलीज नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर KMC लईक अहमद पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि कराची में जो भी लीज देने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ FIRs दर्ज कराएं और ये पहला इकदाम होगा।
चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि केएमसी को खोखला कर दिया गया है, आपकी मशीनरी गल सड़ रही है, ट्रक खड़े हुए हैं, मुलाजमीन ने उनके पुर्जे निकाल लिए हैं। पहले केएमसी अपना फंड खुद पैदा करती थी, केएमसी के 80% अमले को फारिग करें, कोई काम नहीं करते और सारा दिन दफातर में बैठे रहते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची को उसकी असल शक्ल में वापस लाने के लिए शहर में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे रहे हैं, इंतजामिया की सरजनिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आहिस्ता आहिस्ता कराची को उसकी असल शक्ल में वापस भी लाया जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट समेत कई अहम जगह बहाल की जा चुकी हैं। केडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनी तजावुजात और अलादीन पार्क में बने गैर कानूनी पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग एरिया को इस वक्त मिसमार किया जा रहा है। 1992 में एक निजी कंपनी को अलादीन पार्क के लिए 45 एकड़ जमीन 25 साल लीज पर दी गई, जिसकी मुद्दत 2017 में खत्म हो गई। मुआहदे के तहत पार्क की 30% जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन 2004 में अलादीन पार्क को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए लीज में तब्दीली की गई और 25 साल में लीज पर जमीन हासिल करने वाली कंपनी ने अलादीन पार्क की जमीन दीगर निजी कंपनीज को कमर्शियल मकासद के लिए 99 साल लीज पर दे दी और फिर 2014 में 18 एकड़ अराजी पर पवेलियन एंड क्लब बनाया गया और 2 शादी हॉल भी वहां पर तामीर किए गए। लीज मुआहदे के मुताबिक निजी कंपनी को पार्क की सिर्फ 5% जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत थी, लेकिन पार्क की 75% जमीन को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया और 280 के बजाय यहां पर 650 दुकानें बना दी गईं। लेकिन जब ये दुकानें बनाई जा रही थीं उस वक्त हुकूमत कहां मौजूद थी, ये मुतल्लिका इदारे कहां सोए हुए थे और इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसको क्यों नहीं रोका गया, इसकी जिम्मेदारी किस पर? आज सिर्फ एक आम इंसान की जमा पूंजी वो अपने उसका नुकसान हो रहा है और उसको खाने के कारोबार करने के लाले पड़े हुए हैं। तो हलीम साहब, ये इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर कराची में जो एक बड़ी मजबूत जमात हुआ करती थी, आपकी इत्तेहादी भी आजकल MQM और ज़ाहिर कुछ लोग चाइना कटिंग को उस जमात से भी मंसूब करते हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं जो पूरे शहर में ये नाजायज़ तजावुजात की भरमार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि MQM लंदन इसकी जिम्मेदार थी और पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। और आपको पता होना चाहिए कि हलीम साहब, जिस वक्त ये बात हो रही है उस वक्त तो MQM लंदन और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, सिर्फ MQM हुआ करती थी और ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे जो आज आपके साथ हैं। सरबराह था वो MQM लंदन ही थी और हम उस MQM को, जो MQM पाकिस्तान से पहले थी, हम MQM लंदन तस्वर करते हैं, जो लंदन से चला करती थी वो MQM लंदन थी, जो 22 अगस्त से पहले जो अल्ताफ हुसैन की क़यादत में MQM काम करती लंदन थी, वो इसकी जिम्मेदार थी, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार रहेगी। लेकिन उस सबके जिम्मेदार ये गुज़िश्ता 13 साल से ये सारा ड्रामा सिंध में जो कुछ हो रहा है, ये SPCA, KBCA सारा पीपल्स पार्टी के पास है और असल जिम्मेदार ये है, मैं समझता हूँ कि जिसने लीज थी उनको उस वक्त के जो KMC के अफसरान थे उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके सिग्नेचर थे उनको, और वो बिल्डर जिसने उसको अपनी बायलॉज से बाहर गया, जो अपने MOU, अपने एग्रीमेंट से बाहर निकला, अपने लीज डॉक्यूमेंट से बाहर निकला, इन सबको पहले लटकाना चाहिए और उनसे इन शॉपकीपर्स का जुर्माना दिलाना, वो मुआवजा दिलवाना चाहिए। ये बेचारे शॉपकीपर्स ये मासूम है, इन्होंने तो परचेज किया। गवर्नमेंट के इदारे वाले अगर फर्जिया कोई शख्स डॉक्यूमेंट लेके कहीं चला जाए, वो बंदा जाएगा KMC में पूछेगा हाँ जी कागजात ठीक है, वो कहेगा ठीक है। KDA में जाएगा पूछेगा कागजात ठीक है, वो कहेगा ठीक है। उसके बाद अगर वो किसी परचेज करता है KBCA में जाएगा, वो कहेगा ठीक है, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। DC ऑफिस वाले कहेंगे ठीक है। उस बेचारे का क्या कसूर जिसने जगह परचेज की है? मैं कहना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि जिस माफिया ने इसको गलत कंस्ट्रक्शन करके लोगों के कंस्ट्रक्शन कराई और आज को तोड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके। सही, तो हलीम साहब चले, पीपल्स पार्टी को आप पूरा ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये MQM लंदन जो आपने कहा जिम्मेदार थी, उस MQM लंदन में उस वक्त जिस वक्त की ये बात हो रही है, फैसल सब्जवारी भी हुआ करते थे, ख्वाजा इज़हार भी हुआ करते थे, कंवर नवी जमील भी हुआ करते थे, अमीनुल हक भी हुआ करते थे, तो जमात में रहते हुए इन लोगों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है इस तमाम अमल की? देखिए जी, अगर किसी ने इस काम में शामिल है, वो कोई भी है, वो मैं हूँ, वो कोई और है, वो कोई और है, उस सबको करना चाहिए। वो PTI के अंदर भी अगर आ चुका है तो उसको भी माफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी और पार्टी में था और किसी गलत काम में शामिल है और PTI में शामिल हो चुका है, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह उससे होनी चाहिए। अब हलीम साहब, किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। अब चूंकि PTI में आप हैं और अभी 2-4 रोज पहले तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम शेर जमान साहब भी थे, तैमूर ने इल्जाम क्या लगाया था आप पर, जरा ये सुन लीजिएगा।
मेरा सिर्फ ये सवाल है मेरे भाई से खुर्रम शेरजमान से कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर मुझे बताए कि क्या सबसे बड़ा इलीगल हाइड्रेंट कराची में हलीम आदिल शेख का था या नहीं था। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दे। अगर जवाब नहीं देना तो मैं ये बात फिर से नहीं करूंगा, पर दे तो सोच समझ के दे, क्योंकि सबसे बड़ा हाइड्रेंट मैंने बस्ट कराया था। पुलिस की टीम गई थी वहां से। हलीम आदिल शेख का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी 24 घंटे उसके साथ होता है, उसको हमने गिरफ्तार कराया था और बहुत मुश्किल से ये पूरा माफिया जो पूरे उसके इलाके। जी हलीम आदिल शेख साहब, ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तैमूर तालपुर साहब ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि सबसे बड़ा इलीगल हाइड्रेंट यहाँ पर आप चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, फिर उसको तैमूर तालपुर साहब की जेर निगरानी उसको क्लियर कराया गया। ये कौन सा हाइड्रेंट आ गया, कैसा हाइड्रेंट आ गया, वो खुर्रम शेरजमान से पूछ रहा था, तैमूर तालपुर से पूछ रही है। एक तो घटिया इंसान है बहुत, उससे ही पूछ ले। ये नशे में होगा, उसने बात की होगी आपसे। ये हाइड्रेंट तो मुझे भी आज पता चला है। किसी ने सुना, आपने सुना, बोलने सुना, किसी रिपोर्टर ने देखा, किसी को पता है। आपके सेक्रेटरी को गिरफ्तार भी किया गया था, उन्होंने वो भी जिक्र किया। बताए ना कौन सा सेक्रेटरी, कैसा सेक्रेटरी, कौन सा हाइड्रेंट बताए तो सही। घटिया इंसान, 2 नंबर इंसान, अल्लाह माफ करे। तैमूर तालपुर तो वो शख्स है कि जब ये अपने इलाके में जाता है, इलाके के लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेजना छोड़ देते हैं। मैं किस घटिया इंसान की आपने बात की है? ये वो शख्स है कि अल्लाह माफ करे, इसके फार्म हाउस से स्कूल की 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात की बच्चियां रिकवर हुई थी और ये अपने पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को, बस आगे मैं नहीं बताना चाह रहा। ये तो हलीम साहब फिर ये केसेस क्यों नहीं दर्ज कराया आप लोगों ने? फिर लोग गवाही देने क्यों नहीं आते सामने? ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? फिर यार अरबाब जहांगीर अपना शो कीजिए आप। बात ये कि मैं आप जिस टॉपिक पे जा रहे हैं ये पुरानी बात है उसके अंदर, ठीक है ना। मैं कोई आपसे 1-to-1 शो नहीं कर रहा। तैमूर तालपुर की बात उस वक्त कीजिए आप। अब मैंने आपको जवाब दे दिया, कौन सा हाइड्रेंट, कैसा हाइड्रेंट, कौन सा पॉलिटिकल सेक्रेटरी, वही बता दे कि भाई तो सर आपने जो इल्जामात लगाए आपने भी फिर इल्जामात लगा दिए। उन इल्जामात के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? आप सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, अगर उनसे सवाल करें वो बुरा मान जाते हैं, आपसे सवाल करें आप बुरा मान रहे हैं। बात ये है, अगर आपके पास ये चीजें, ये आप सब आपने जो इल्जामात लगाए, इन इल्जामात को आप साबित कर सकते हैं? मैंने पूरे उमरकोट के पूरे अवाम जानते हैं और मैंने सिंध असेंबली में इल्जामात को लगाया है। उमरकोट के पूरे अवाम इसको जान। मैंने तो आपको बताया कि उस बंदे का लेवल नहीं है। मुझे खुद नहीं पता, आपके मुंह से सुन रहा हूँ हाइड्रेंट, आपके मुंह से सुन रहा हूँ पॉलिटिकल सेक्रेटरी, आपके मुंह से ना कोई खबर ना अखबार। ये ख्वाब में रात को ये 8 बजे के बाद ये दूसरी दुनिया में होते हैं। वो तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपने जो तैमूर तालपुर साहब पर इल्जामात लगाए, क्या अदालत में वो आप साबित कर सकते हैं? अगर आपके इल्म में ये सारी चीजें हैं तो आप ये सारी चीजें लेकर क्यों नहीं गए? उन पर कोई केस क्यों नहीं किया आपने? ये आज का नहीं है, ये पुराना 7 साल पुराना वाकया है और ये बड़ा मशहूर वाकया है उमरकोट का। 7 साल पुराना वाकया है ये। और जब हमें पता चला तो हमने इसको बताया है। उस वक्त बेचारे गरीब लोग जिनकी बच्चियां थी उनकी जानें बच गई, यही बहुत है। 7 साल पुराना वाकया है। अच्छा, तो जी धामरा साहब, ये जो कुछ ये तजावुजात इस वक्त ये गरीब लोगों की गिराई जा रही हैं, जो उनका बेचारों का लाखों का, किसी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ये तमाम तामीरात हो रही थी। सिंध हुकूमत भी यहाँ पर थी, आपकी इत्तेहादी जमात अपने दौर की MQM भी यहाँ पर थी। उस वक्त किसी ने नहीं रोका। तमाम मुताल्लिका इदारे, तमाम सियासी जमातें उस वक्त कहाँ सो रही थी? देखिए, पहली बात तो अभी शेख साहब ने जो बातें की कि 7 साल पुरानी थी, उसमें कोई शक नहीं है कि शेख साहब हमारी पार्टी में, हमारी हुकूमत में एक अहम पोजीशन पे थे। इसलिए अगर इनको पता भी होता और पार्टी में कभी नहीं था, मसलियत होती है और काफ लीग में थे। नहीं, मेरी हुकूमत में थे ना, हुकूमत में थे ना, हुकूमत में थे। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आप हुकूमत में थे और फिर मसलियतें होती हैं कि आप किस पोजीशन पे बैठे हुए हो तो किसी के खिलाफ बात करना तो फिर अजीब सा लगता है। और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि उमरकोट में लोग बच्चियों को स्कूल नहीं छोड़ते, मेरे ख्याल में आप कानूनी आदमी हैं और बड़े दावे करते हैं, सीधा सीधा सुबह आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए। और जितने भी उन्होंने इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं उससे ज़्यादा तो गुफ्तगू आपने कर दी। उसके बारे में जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने अगर इल्ज़ाम गलत लगाया है तो आप आज बोल के इस ट्रांसमिशन, इस प्रोग्राम में ये पूरी कौम को ये मैसेज दे दें कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप उनके खिलाफ जो उन्होंने बात की थी कि आपका कोई पॉलिटिकल सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको अदालत में जाना चाहिए और तैमूर को वहाँ पे जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात आपने जब की कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ड्राई चल रही है एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अच्छा जी, दामरा साहब रुकिएगा। जी, क्या हलीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कह दिया आप ये क्लिप मुझे भिजवाइए, हम इनको कानूनी नोटिस भिजवाएंगे और उसके बाद केस करेंगे। ठीक है, चलें, आपके क्लिप के ऊपर मुझे सही। चलें दामरा साहब, ये क्लिप मैं हलीम साहब को भिजवाता हूँ
फिर ये कल उसके खिलाफ केस करेंगे उस क्लिप पर तैमूर साहब के खिलाफ। जी दामरा साहब अपनी बात मुकम्मल देखिए, मैं तो हलीम आदिल शेख साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप इसमें ना पढ़ें और खामखा देखें। इल्ज़ाम मुझ पे भी होगा, इल्ज़ाम आज आप पे भी है और इल्ज़ाम आप भी किसी के खिलाफ लगा रहे हैं। अभी आप ही तो कह रहे थे कि अदालत जाना चाहिए, इनको इस प्रोग्राम को बुनियाद बना कर। नहीं जाना चाहिए। मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं कि कहीं फंस ना जाए ना। अच्छा। मैं वो एक बरादराना एक मशवरा दे रहा हूं, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगाएगा तो मैं तो चला जाऊंगा, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल किए बगैर चला जाऊंगा किसी ने भी मुझ पे इल्जाम लगाया। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि 2092 की आपने पहले बात की और 2004 की आपने बात की, कौन था हुकूमत में, और जो केएमसी की नाहली और नालायकी है वो इल्जाम आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कैसे लगाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज केएमसी जिक्र हो रही है कि केएमसी एक पावरफुल इदारा था। बहुत सारी देखें, थ्री टीयर गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है। एक फेडरल गवर्नमेंट है, उसका अपना काम होता है, एक सूबाई गवर्नमेंट है, उसका अपना काम होता है, और लोकल बॉडी की भी हुकूमत है। तो ये कराची में क्यों भूला जाता है कि 35 साल से कराची के अंदर किस जमात की हुकूमत थी, कौन पावर में था, उन अदवार के अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमतों में कौन शामिल होता था, और जो केएमसी के काम थे, जो केडीए के काम थे, जिन्होंने इस उर्दू बोलने वाले अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती की है कराची के अंदर, आज वो मगरमच्छ के आंसू हो रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि 13 साल से पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जितनी भी इंक्रोचमेंट हुई है वो 80% जो है वो उन अदवार के दौर की है, जो आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि उसको डिफेंड कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब कि वो लंदन एमक्यूएम थी। भाई, लंदन एमक्यूएम वाला तो 92 से पाकिस्तान में नहीं था। चलो, उसके तौर पर अगर उसकी पार्टी चल रही थी तो कौन चला रहा था? सही। आज की जो पाकिस्तान की एमक्यूएम वही चला रही थी। 1992 में उनके द्वार के अंदर कोई उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो 2017 में खत्म हो गई थी। 2017 में उसको रिन्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में किया गया। पवेलियन एंड क्लब बनना जब शुरू हुआ वो 2014 में शुरू हुआ। 2014 में भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। देखे, मैं एडमिट करता हूं कि रिन्यू करवाना किसी भी हुकूमत में, आप किसी के रोजगार को अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू करवा दिया। इंक्रोचमेंट हुई, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो तोड़ी जा रही है। तो ये कह देना कि सारा मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर है, मगर 35 साल से लोकल बॉडी की हुकूमत में बरजुमान एक पार्टी जो इतनी फेक अपॉइंटमेंट की गई है कि केएमसी की, डीएमसी की सारी तनख्वाहें फेक अपॉइंटमेंट में चली जाती है। तो वहां पर आप क्यों कहते हैं कि जी वो लंदन एमक्यूएम करती थी, और जहां पर आप जो है अम्ब्रेला के नीचे छुप रहे हैं, इसलिए कि वो आपकी इत्तेहादी है। और वो जमात जो आज मगरमच्छ के आंसू रो रही है, जो कह रही है कि लिसानी तौर पर जुल्म हो रहा है शहरी अवाम के साथ, वो जुल्म करने वाले आप हो भाईजान। ये इदारे आपके अंडर चलते थे, आपके बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। केएमसी में, डीएमसी में और वाटर बोर्ड में, केडीए के अंदर, कौन नहीं जानता इस बात को? ठीक है, तो सारा इल्जाम जो है आप पीपुल्स पार्टी ने शहरी अवाम के साथ ये कर दिया, ये कर दिया। आज के सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में शर्मिंदगी का मकाम है। सही। तो हलीम आदिल शेख साहब, ये आप पूरी जिम्मेदारी ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। सियासी मसलियतें और ज़रूरतें अपनी जगह, लेकिन अगर अवामी मसाइल पर भी सियासतदान सच नहीं बोलेंगे तो फिर ये अवाम किस तरह सपोर्ट करेगी आपको? अगर माजी में एमक्यूएम इसमें मुलविस रही है और अब आप एमक्यूएम, माजी की एमक्यूएम और अभी की एमक्यूएम को जिस तरह कैटेगराइज कर रहे हैं, क्या ये एक दुरुस्त रवैया है सियासी तौर पर? माजी की एमक्यूएम वो थी जिससे आसिफ जरदारी साहब लंदन में मिलते थे। यही पीपल्स पार्टी 90 पे आसिफ जरदारी ने फारूक सत्तार को टोपी पहनाई थी और फारूक सत्तार ने आसिफ जरदारी को टोपी पहनाई थी। यही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ इक्तदार में शामिल थी। पीपल्स पार्टी के साथ मैंडेट होने के बावजूद ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के इक्तदार में शराकतदार थी। और आज आपके साथ चाहता हूं, आज आपकी पार्टी का तो आज आपके साथ शराकतदार है वही एमक्यूएम जिसको आप माजी में अरबाब जहांगीर जी मेरे साथ जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है और पहले थी एमक्यूएम लंदन। अगर आप मेरे मुंह में अल्फाज डालना चाहोगे कि ये एमक्यूएम लंदन है तो मैं इसको एमक्यूएम लंदन नहीं मानूंगा। एमक्यूएम लंदन वो थी जो टारगेट किलिंग करती थी। अच्छा हलीम साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो एमक्यूएम लंदन में, जो आपकी एमक्यूएम लंदन है बकौल आपके, उसमें काम करता रहा हो? कोई एक ऐसा शख्स नहीं है? और हैं तो सारे क्लियर हैं। खास हैं, अगर उन पे कोई केसेस है हो जाएंगे तो हम साबित करेंगे, हम कहेंगे ठीक है उनके अंदर से हैं। मैं समझता हूं कि जिन पे इल्जामात हैं वो कोर्ट में फेस कर रहे हैं
और जिन पे इल्जाम है, इल्जाम किसी पे भी हो सकते हैं। हम किसी को बेल आउट नहीं दे रहे, लेकिन कोर्ट है जब इनको सजा दे देगी किसी को भी, उस समय किसी को भी, तो वो जिम्मेदार होता है। ऐसे हम किसी को, अगर कोई पार्टी आज नहीं ऐसे नहीं, अगर किसी पार्टी ने पुराने क़यादत से अलहदगी इख्तियार करके कौमी धारे में शामिल होकर कराची के अमन के क़याम में अपना किरदार अदा किया है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। हमारी शख्सियात से लड़ाई नहीं है, हमारी दहशतगर्दी से लड़ाई थी, हमारी टारगेट किलिंग से लड़ाई है, हमारी बोरी बंद लाशों से लड़ाई है, हमारी भत्ता गिरी से लड़ाई है, हमारी लसानियत से लड़ाई है। अगर कोई शख्स कौमी धारे में आकर सियासत करना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, कोई इतराज नहीं उसके ऊपर। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने देखी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद अहम मौजू पर बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कराची में दूध की कीमत एक बहुत बड़ा मसला है। सरकारी तौर पर इस वक्त 94 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार 130 रुपये हर दूध खरीदने वाले से वसूल करते हैं। 22 जून को कमिश्नर कराची की जानिब से एक इजलास बुलाया गया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी गई है और उसमें दूध की कीमत का तयन होगा। अब उस इजलास में कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख करने क्या जा रहे हैं? क्या दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये पर वो अमल दरामद करवाएंगे, या फिर जिस तरह डेयरी फार्मर्स वाले 130 रुपये फ़ी लीटर किलो दूध फ़रोख्त कर रहे हैं वो उनकी बात मानेंगे? जब उनसे रब्ता किया हमने नवीद साहब से इस सिलसिले में बात करने के लिए, तो इस अहम अवामी मसले जो हर घर, इस पर बात करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, उनके पास इजाज़त नहीं है कि वो अवामी मसले पर बात कर सकें। बहरहाल शाकिर उमर गुज्जर साहब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि अब 22 तारीख को क्या वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और होने क्या जा रहा है। कराची के लोगों को 94 रुपये किलो दूध मिल सकेगा मुस्तकबिल में, या फिर दूध की कीमत इसी तरह बढ़ती रहेगी और हुकूमत की सरकारी कीमत कुछ और ही रहेगी? शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 22 तारीख को इजलास में क्या होने जा रहा है शाकिर साहब? 94 रुपये किलो जो सरकारी कीमत है, क्या इस पर एक आम सारिफ को दूध मिल सकेगा कराची शहर में? ऐसा मुमकिन नहीं है जी। जब दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इस वक्त 150 रुपये लीटर है, तो आपको 94 रुपये लीटर कहाँ से मिलेगा? तो ये तो कमिश्नर साहब चूँकि सिंध हाई कोर्ट में केस में फंसे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने इस बुनियाद पर मीटिंग बुलाई है हाई कोर्ट का जवाब देने के लिए। मैं नहीं समझता कि उसमें नोटिफिकेशन करें, क्योंकि इनके पास इतना इख्तियार ही नहीं है कमिश्नर साहब के पास कि वो नोटिफिकेशन कर सके हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद। अच्छा, तो शाकिर साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो चूंकि एक इस सिलसिले में मुताल्लिका किसी केस में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से उन्होंने उस दबाव के तहत ये मीटिंग बुलाई है? हाँ जी, हम यही समझते हैं जी, और मुमकिन है। देखिए, अगर ये नोटिफिकेशन करेंगे तो हम मीटिंग में शिरकत करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हम मीटिंग में शिरकत भी नहीं करेंगे। अच्छा, और फिर ये जिस तरह भी 130 रुपये किलो पूरे शहर में दूध मिल रहा है, ये इसी तरह मिलता रहेगा या मुस्तकबिल में और कीमतें बढ़ाने का इरादा है आप लोगों का? जी देखें, रमजानुल मुबारक के एहतराम में 10 रुपये लीटर की कमी की गई। अब जाहिरी सी बात है, फार्मर का रेट है इस वक्त 110 रुपये 93 पैसे फी लीटर जो हम एक्स फार्म गेट दे रहे हैं, तो उसमें मजीद इंशाअल्लाह ताला इजाफा होगा। जो फार्मर्स की एक एक्शन कमेटी है वो इजाफा करेगी और एसोसिएशन दूसरे इंशाल्लाह उन करेंगे तमाम। तो शाकिर साहब, ये बाड़े से दूध निकलकर जब एक दुकानदार तक पहुंचता है, फिर वो सारिफ को 130 रुपये फ़ी किलो बेचता है, ये इस दरमियान में कहाँ क्या क्या खर्चा आता है, ज़रा अगर आप बता सकें ताकि आवाम को भी समझ आ सके कि वो इतना महंगा दूध खरीदने पर क्यों मजबूर हैं। दुकानदार तक दूध किस कीमत पर पहुँचता है, फिर वो कितना मुनाफा रखकर आगे सारिफ को बेचता है? असल में जी 1 रुपया लीटर पर तकरीबन ये किराया लेते 3 रुपये 33 पैसे, और फिर उसके बाद होलसेलर का प्रॉफिट है 7-8 रुपये, फिर 9 रुपये तकरीबन प्रॉफिट है दुकानदार का, तो फिर वो 130 रुपये उन्हें पड़ता है तकरीबन। अच्छा, ये 9 रुपये दुकानदार की जेब में जाते हैं, और जहाँ से बाड़े से जो दूध निकलता है उस पर क्या कॉस्ट आती है? वहाँ 110 रुपये 93 पैसे अभी है। रमजानुल मुबारक से पहले आपको याद होगा कि 140 रुपये लीटर का ऐलान हुआ था। तो शाकिर साहब, ये 94 रुपये तो वो कीमत है जो आपकी जो बाड़े की कीमत 110 आप बता रहे हैं उसमें भी, और उसमें 16 रुपये का फ़र्क है। फिर ये सिंध हुकूमत आपको अपनी बात नहीं समझा पा रही, या आप अपनी बात सिंध हुकूमत को नहीं समझा पा रहे, ये इस मामले का कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा? फिर असल में जी देखें, इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा है इसके पीछे, जिसमें करप्शन भी बहुत बड़ा वो है पीछे।
तो मैं खुल के मीडिया पे बात इस सिलसिले में कर नहीं सकूंगा। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि नैब को कम से कम इस पर तहकीकात करनी चाहिए या FIA को कम से कम तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर को ऐसे कौन से अवामिल हैं कि तारीख की ऊंची तरीन परवाज डॉलर कर रहा है, महंगाई के बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं और डेयरी फार्मर्स की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने अभी तक वही समझी हुई है, ये 94 रुपए के नोटिफिकेशन। शाकिर साहब, करप्शन किस सिंध हुकूमत की करप्शन है या अपनी एसोसिएशन या फार्मर्स की करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन की। बात यह है हमारे यहाँ तो करप्शन हो ही नहीं सकती ना जी। हमारे यहाँ तो मामला ही और तरह के हैं। ये फार्मर्स की फलाई एसोसिएशन है, जब ये डिसीजन नहीं लेते तो वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर उनमें से फार्मर्स ऐलान करते हैं। हमारी तरफ से इस किस्म का कोई वो नहीं है। तो शाकिर साहब, ये जो मिलावट होती है दूध में, पानी और मुख्तलिफ किस्म के अज्जा मिलाए जाते हैं, ये इसको आप करप्शन के जुमरे में नहीं लाते? फिर ये करप्शन नहीं है? असल में जी देखें, मिलावट का मामला और दूध की कीमतों का मामला दोनों बिल्कुल अलग मामला आता है। मिलावट के हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी और दीगर सूबों की अथॉरिटीज है वो काम करें और हम भी उनकी निशानदेही बारहा करते हैं और मिलावट की जो वीडियोस मिलती है, जो शहादत हम मुताल्लिका इदारों को पहुंचाते हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखनी चाहिए। फूड अथॉरिटीज को बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब, डेयरी फार्मर एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद। डेयरी फार्मर्स सिंध हुकूमत को अपनी बात नहीं समझा पा रही, सिंध हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा कीमत पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का हो रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।